नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है अजमेर ज़िले के कोटड़ी ग्राम पंचायत के गांव जाखोलाई में। यहां पर हम मिलेंगे एक किसान श्री शिवराज सिंह जी से, जो कि एक शिक्षित और उन्नत किसान हैं। किस प्रकार से वो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल खेती जो हम सुनते आए हैं, जिनमें फर्टिलाइज़र्स, यूरिया और अन्य कीटनाशकों का बहुतायत से उपयोग होता है, से आगे की ओर हटके और धीरे धीरे जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, क्या उसके नतीजे रहे हैं, उनके सभी अनुभवों के बारे में हम उनसे विगतवार बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। तो चलिए मिलते हैं श्री शिवराज सिंह जी से, जो कि एक उन्नत कृषक हैं और एक शिक्षित किसान हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये गेहूँ की फसल है। तकरीबन 25 बीघा के आसपास जो खेत है उसमें इसकी बुवाई हो रखी है। और इस तरफ का जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी एक कंपनी की रेडीमेड जैविक खाद का इन्होंने पहली बार प्रयोग किया है और प्रयोग करके और वो उसके नतीजे के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसा नतीजा रहता है। तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, इस पोर्शन में एक एक्सपेरिमेंटल खेती हुई है। इसके रिजल्ट्स हम आने वाले समय में इनसे पूछेंगे कि क्या रहे हैं। तो अगर आप कृषक हैं और अगर आप शिक्षित भी हैं, तो आप तकनीक का और नए नए प्रयोगों का इस्तेमाल कृषि कार्य में कर सकते हैं और उसके फ़ायदे नुकसान का अनुमान लगा सकते हैं। तो अब हम चलेंगे शिवराज सिंह जी के पास और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे किस प्रकार के उनके अनुभव रहे हैं, किस प्रकार की खेती वो कर रहे हैं। पारंपरिक जो कीटनाशकों और यूरिया वाली खेती से जैविक खेती की और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाया है, क्योंकि उनका कहना है कि अचानक से यदि आप जैविक कृषि करेंगे तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो चलें। नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है कोटड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम जाखोलाई में और हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं कोटड़ी के उप सरपंच श्री शिवराज सिंह जी, जो कि एक उन्नत किसान हैं, शिक्षित वर्ग से आते हैं और इन्होंने काफ़ी सारे प्रयोग अपनी किसानी के तहत किए हैं। क्या एक किसान के शिक्षित होने का, एक कृषक के शिक्षित होने का फ़ायदा हो सकता है, वो हम इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर, हमने जब एंट्री ली तो काफ़ी दूर दूर तक आपके ये जो हैं गेहूं की जो फसल है ये खड़ी दिखाई दे रही है। ये कुल मिला के कितने बीघा में आपका खेत आ रहा है? सर ये 24 बीघा में फसल है सर। 24 बीघा में? जी सर। तो ये मतलब आप यहाँ पे किस प्रकार की कृषि कर रहे हैं? देखिए सर, जहाँ तक कृषि की बात है तो इसमें मैंने अपना जो शिक्षित होने का इसमें फ़ायदा उठाया है। मैं जब इसको शुरुआत की, जब मेरे फादर साहब ऑफ हो गए, उसके बाद में जब मुझे प्रत्यक्ष रूप से किसानी से जुड़ना पड़ा तो सबसे पहले मैंने सॉइल टेस्ट करवाई थी। अच्छा। अजमेर में पहुंचा, मैं अपना खुद कुएं का जल भी और जो है मिट्टी लेकर वहाँ पहुंचा और उसके बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा कि आप आराम से गेहूँ, जौ, रजका ये खेती कर सकते हो। इसके अलावा बागवानी भी उन्होंने कई फसलें बताई थी। तो फिर इस आधार पर मैंने जो है ये करना शुरू किया। तो अभी आप जिस तरह से जो ये फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें जो एक तो आजकल जिसको हम ट्रेडिशनल खेती कहते हैं, जो आपके यूरिया से, फर्टिलाइजर्स, अलग अलग तरह के कीटनाशक इनका यूज़ करते हुए होती है, तो आपकी खेती उनमें से किस प्रकार से भिन्न है? देखिए सर, जहाँ तक भिन्नता की बात है तो मैं ऑर्गेनिक की तरफ आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक अपना चुका हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक की तरफ मेरे लगातार कदम बढ़ रहे हैं। वो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि पहले जब हम फसल का कार्य शुरू करते थे या बीज बोने का काम आता था तो उससे पहले कीटनाशक से बीजों को जो है डाल के और फिर उनको बोया जाता था। डीएपी भी काम में लेते थे और फिर समय गुजरने के साथ साथ जो है फसल बड़ी होती है तो यूरिया भी काम में लेते हैं और भी अन्य जो फर्टिलाइज़र वो काम में लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है मैंने पिछले 3 सालों में फर्टिलाइज़र जो था यूरिया और अन्य फर्टिलाइज़र वो बिल्कुल समाप्त कर दिए, बिल्कुल भी मैं काम में नहीं ले रहा हूँ। एक जो रसायन खाद के रूप में केवल और केवल डीएपी काम में ले रहा हूँ। बाकी
जो है ऑर्गेनिक की तरफ मैं आ चुका हूँ। अच्छा सर, जैसे 3 साल से आप ये काम में नहीं ले रहे हैं, तो ज़मीन की उर्वरक क्षमता पे इसका क्या असर पड़ता दिखाई दिया आपको? सर शुरुआती स्तर पर पड़ा, पैदावार कम हुई थी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही खाद की मात्रा, जो अपना देसी खाद है उसकी मात्रा जब हमने बढ़ाई, तो हम बिल्कुल जो पहले रसायन पर उत्पादन हो रहा था उस उत्पादन पर आ गए। तो जैसे आपके जैसे अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो जो अभी तक ये यूरिया और ये सब का इस्तेमाल करके खेती करता हो, और वो अगर ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहे, तो आप उसको किस प्रकार की सावधानियां रखने की सलाह देंगे? सर उसको सबसे पहली बात है तो स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। एकदम से आप जो है रसायन छोड़कर जैविक में नहीं आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम पहले पूरी तरह से बीज को भी जो है कीटनाशक से करके फिर बोते थे, वो मैंने हटा दिया। उसके जगह मैंने जो है आपका गौमूत्र है वो इस्तेमाल करके और फिर बीज बोना शुरू किया। उसके बाद में जो यूरिया है, यूरिया की जगह हम जो है देसी खाद काम में लेने लग गए। और जब नीम के वृक्ष होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती हैं, उनका भी आप छिड़काव करके वो काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आने पड़ेगा। एकदम से आप जो रसायन छोड़ के जैविक में आना चाहो वो नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा और फसल खराब हो जाएगी। बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो 2 तरह की खेतियाँ होती है, जो एक तो जैविक खेती जो आप करना चाह रहे हैं और जिस तरफ आप जा रहे हैं, और एक जो रासायनिक जो खाद है उनका इस्तेमाल करते हुए जो खेती हो रही है, इन दोनों की जो फसल मार्केट में जब जाती है तो रेट वाइज कितना डिफरेंस मिलता है? सर रेट से ज़्यादा उस समय खुशी होती है जब लोग हमें फसल कटने से पहले फ़ोन करते हैं कि यार शिवराज सिंह जी आपकी फसल कट गई क्या, भाई कटने वाली है। फिर वो वापस फ़ोन करते हैं कि यार कट गई क्या। तो उस समय वो इसलिए खुशी होती है कि वो लोग तैयार रहते हैं कि यार आप ऐसा नहीं है कि हमें रख दो और हम वंचित रह जाएं, हमें मिले भी नहीं। और जहाँ तक रेट की बात होती है तो ये मान के चलिए कि जब एक किसान को उसकी फसल आने से पहले ही उसके पास एडवांस से कॉल आ रहे हैं, तो ये तो सीधी सी बात है कि जो रसायन से युक्त खेती है उससे तो ज़्यादा उसको बिल्कुल मिलेगा। तो सर ये अभी जैसे लगभग आप बता रहे हैं 24 बीघा ना? हाँ जी सर। 24 बीघा में आपने ये खेती करी है, कितना क्या मात्रा में उत्पादन हो जाएगा? सर उत्पादन की जहाँ तक बात होती है, ये हमारे अगर अपने देसी भाषा में बात करें तो 15 से 18 मन बीघा के रूप में मेरे आराम से होती है। अगर मौसम साथ नहीं देता है, कंडीशन खराब रहती है, तो भी 15-16 मन बीघा का तो पक्का होगा ही होगा। नहीं तो 18, 19, 20 तक मेरे तो पिछली बार जो है 20 मन बीघा के, और इस बार जो आप इस खेत में बैठे हैं आराम से 20 मन बीघा के गेहूँ होंगे सर। अच्छा, कितने लोग आप इसमें एम्प्लॉयड हैं? सर अगर देखा जाए तो मैं जो खेती करता हूँ वो बटाई पर करता हूँ, जिसको काश्तकारी के लिए कहते हैं। जो भी खर्चा होता है उसका 50% मेरा, और जो भी खर्चा होता है जो मेरा सहयोगी है 50% उसका, और उसी तरह से जो मार्जिन होगा 50% मेरा और 50% उसका। तो जहाँ तक आप संख्या पूछ रहे हो, तो संख्या की ये है कि केवल और केवल जब कटाई का मौसम होता है उस समय संख्या बल जो है बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फसल एक साथ काटी जाती है। तो उस समय एडजस्ट करने का काम जो मेरा सहयोगी होते हैं वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अदरवाइज पूरे टाइम में कितने जने यहाँ पे रहते हैं? पूरे टाइम में सर केवल और केवल पानी देने के लिए एक बंदा काफ़ी है, क्योंकि मैंने पूरा अपने शिक्षा का फायदा उठाते हुए हर खेत में मैंने पॉइंट लगा दिया है। केवल आपको पाइप लगाना है और खेती करना। और मैं अभी फुहारे से भी खेती नहीं कर रहा हूँ, जैसे पिलाई होती है प्रॉपर ट्रेडिशनल जैसे होती थी उसी रूप में आज भी पिलाई कराता हूँ। अच्छा, आगे आने वाले समय में आप इसमें क्या नए प्रयोग करने जा रहे हैं? सर जहाँ तक प्रयोग की बात है तो जैविक की और मेरा जो कदम है उसमें मैं एक कदम दूर हूँ। वो दूर इसलिए कि आज मैं डीएपी काम में ले रहा हूँ, और आने वाले समय में मैं डीएपी को हटाऊंगा। बाकी अन्य फर्टिलाइजर है वो पूरी तरह से मैंने जो है समाप्त कर दी। इसके अलावा मैं एक बार फिर से पानी की जो है टेस्ट कराऊंगा, और उसके बाद में मेरा ये है कि एक ऐसा साथ में पेड़ पौधे लगे जो खेती पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, और साथ में एक बागवानी भी शुरू हो जाए। अच्छा, कुछ एक एक्स्ट्रा अपने पास में एक कुछ भी एक उत्पादन एक अतिरिक्त अपने को मिल जाए। जी, जो न सिर्फ पेमेंट वाइज भी अपने को सुदृढ़ करेगा, बल्कि आपकी जो जमीन की उर्वरक क्षमता है उसको भी पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। उसका एक कारण है सर, क्योंकि मैं साथ में खेती के साथ साथ जो है बकरी पालन भी करता हूँ। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं बागवानी करूँ जो फीड जो है वो बकरी के रूप में काम आ जाए, उसकी फीड। तो वो, और बकरी मैं इसीलिए भी पाल रहा हूँ क्योंकि जैविक खेती में उसका बहुत बड़ा सहयोग है।
उसकी खाद से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, जैसे नॉर्मली जो किसान है, अभी जैसे आपकी फसल कट जाएगी, ये फसल कब तक कटेगी गेहूँ वाली? ये सर ये अगर देखें तो मार्च में कटेगी। मार्च में कटेगी। तो मार्च में जब ये फसल कट के और आपकी फसल इकट्ठी हो जाती है, उत्पादन आपके हाथ में आ जाता है, बोरियां भर जाती है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो क्या रहता है? मतलब आप मंडी जाते हैं? सर जब से मैंने 3 साल से जैविक वाला सिस्टम की तरफ बढ़ा हूँ तो मुझे मंडी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और उससे पहले जो है हम मंडी में जाते थे, जब मेरे फादर साहब थे तो मंडी में जाकर वो जो है वहाँ से बेच के आते थे। बिल्कुल। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। आप कोई अपने जो युवा साथी हैं जो कृषि की तरफ उन्मुख हो रहे हों, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूँगा कि खेती को वो एक छोटा या एक गरीब का व्यवसाय न माने। अगर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने शिक्षा का यूटिलाइज करके अगर इसमें आते हैं तो एग्रीकल्चर से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। और एक मारवाड़ी में अपने कहावत है सर, कहते हैं कि धन्य खेती, धिक्कार चाकरी और धन्य धन्य व्यापार। और उसी व्यापार को अगर आप खेती से जोड़ देते हो तो धन्यवाद की संख्या बढ़ के 3 हो जाती है। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। तो साथियों, जैसा आपने देखा कि धन्य खेती के नारे के साथ में शिवराज सिंह जी जो हैं वो अपने युवा साथियों को ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास में सुविधा है खेती की, यदि आप पारिवारिक रूप से खेती करते आ रहे हैं, तो इससे विमुख होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये आज के वक्त में वापस ट्रेंड पकड़ रहा है, गति पकड़ रहा है। आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता का भी इसके अंदर समायोजन करें। न सिर्फ परंपरागत खेती से होने वाले फ़ायदों का ध्यान रखें, बल्कि नई कौन सी तकनीक आ रही है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कौन सी चीज़ों को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, उनके ऊपर भी नज़र बनाए रखें और उसी तरीके से अपनी खेती में परिवर्तन करते रहें। तो सर, आपसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका कि जिस मुहिम पर आप निकले हैं उससे मेरे देश का किसान जो है वो समृद्ध बनेगा। और आपकी पूरी टीम का बहुत बड़ा ये रोल है कि आप गांव-गांव जाकर किसानों से मिल रहे हैं और युवा लोगों को ये कह रहे हैं कि आप जो है खेती की तरफ जुड़ो। तो आपकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि एक छोटे से गांव में और आज जो है एक हरे भरे इस खेत में आप पहुँचे हैं। और इसी हरियाली को बचाने के लिए और युवा साथी जो एग्रीकल्चर में आने चाहते हैं उनका मैं ये कहूँगा कि मेरे तरफ से आभार है। और भी आपको किसी प्रकार की कोई नॉलेज चाहिए तो मैं उनके सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदा लेते हैं साहब, नमस्कार।